लड़कियों का समूह स्कूल बस में स्प्रिंग आउटिंग पर था। सैटो ने आंखें बंद की। अचानक एक हत्या हुई। बस रुकी। उसने भयानक दृश्य देखा। धुंध में एक अजीब रास्ता था। सड़क के दोनों ओर मानव हाथों की पत्थर मूर्तियां थीं, जो अजीब लग रही थीं। लोग कई दिशाओं में गए। 9 लोगों की टीम संकेतहीन जंगल से गुजरी। अचानक बिजली चमकी। रात में जंगल डरावना लगा। कुछ देर बाद सब एक खुली जगह पर रुके। गरज के साथ एक गांव दिखा। चमगादड़ों की आवाज और कब्रिस्तान से गुजरना था। लड़कियां साहस जुटाकर आगे बढ़ीं। बारिश में उन्हें एक घर मिला। खाली देख अंदर गए। बौद्ध चिन्ह देख बेचैन हुए। आंगन पार कर खाली कमरा मिला। फोन काम नहीं कर रहा था। लगा वहीं रात बितानी होगी। अचानक हवा में गायन सुनाई दिया। सिर्फ सैटो को नहीं, सबको। गीत भटकने और मृत्यु के थे। सब डर गए। कुछ देर बाद घड़ी की आवाज से सैटो जागी। अजीब था, कमरे में वह अकेली थी। बाकी 8 लड़कियां गायब थीं। उसने मुड़कर एक अनदेखी वेदी देखी। एक लकड़ी की तलवार जैसी चीज थी। असामान्य ओरिगामी भी लटक रहे थे। अचानक हवा ने मोमबत्तियां बुझा दी। सैटो अनजाने में बाहर चली गई। बाहर सिर्फ तेज हवा थी, कोई नहीं। फिर वही गायन सुनाई दिया। सैटो ने धीरे से मुड़कर देखा। पहले लाल धागे और ओरिगामी से घिरा लकड़ी का बैरल देखा। फिर सीढ़ियों पर कुछ देखा जो पहले नहीं था। अचानक एक क्रॉस पकड़े लड़की दिखी। बैरल के पास एक बूढ़ा और उसे घूरता दूसरा बूढ़ा खड़े थे। अजीब व्यवहार देख सैटो भागा, पर रास्ता भटक पत्थर से गिर पड़ा। संभलते ही बांस के जंगल से आवाज सुनी। कुछ पास आ रहा था। राहत की बात, सिर्फ घुंघराले बालों वाला आदमी था, पर उसने सैटो को तुरंत जाने को कहा। खोया हुआ वह गंगमोटो के पीछे चला। रास्ते में नदी में उल्टा टोरी देखा। चलते चलते लड़कियों की हंसी सुनी। 8 सहपाठी मिली। सब हाथ से बनी पवन चक्कियों पर मुग्ध थीं, जो चल नहीं रही थीं। सैटो को बीच में कागज लिपटी वेदी ने आकर्षित किया। 2 छोटी वाली सहपाठी ने मना किया, पर सैटो ने अनसुना कर दिया। अंदर ताबीज देखा। सैटो ने सामान्य वेदी समझ हाथ जोड़े। इस पूजा से हवा चली। लगा कुछ अंदर से निकलेगा। सब फोन से फोटो खींच रहे। गंगमोटो रोकने दौड़ा। यांग नाई ने पवन चक्की छिपाई। अचानक जाओ की आवाज आई। कैंची लिए बूढ़ा प्रकट हुआ। सबको डांटा। अंत में पता चला यह दुखी गांव था। स्कूल लौटे तो सब सामान्य लगा, पर सैटो की जिज्ञासा नहीं मिटी। रात को एक संपादित वीडियो मिला। वीडियो के अनुसार यह जगह मिजरेबल विलेज कहलाती है। यहाँ के सभी लोग एक विचित्र सौंदर्य धर्म में विश्वास रखते हैं। उसी समय दूसरी ओर यांगना कपड़े समेट रही थी। अचानक उसने एक चरमराहट सुनी। पहले उसे लगा कि आवाज बाहर से आ रही है। जब उसने लिविंग रूम की ओर देखा तो पाया कि एक पंखा घूम रहा था। वह बिना हवा के कमरे में चल रहा था। यांगना ने उलझन में इसे हाथ में लेकर ध्यान से देखा। अचानक उसके पीछे एक आकृति प्रकट हुई। अगले ही पल वह आकृति अपनी जीभ निकालकर यांगना की गर्दन की ओर बढ़ी और तेजी से काट लिया। दांतों के निशान के साथ यांगना की आंखों में एक अजीब परिवर्तन हुआ। कुछ देर बाद वह बिना किसी चोट के फर्श पर लेटी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब सैटो ने बाथरूम में उसे देखा, यांगना के बाल झड़े हुए थे। वह चिंतित हुआ, पर यांगना अजीब बातें कर रही थी। फिर अचानक होश में आकर वह चश्मा देखते ही चिल्लाते हुए कमरे में भाग गई। जब उसने आईना उठाया तो उसमें दिखाई देने वाला चेहरा बहुत विचित्र था। चिंतित सैटो यांगना के कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर भी यांगना ने नहीं खोला। अंदर से मत आओ की आवाज आई। आखिरकार सैटो ने जबरदस्ती दरवाजा खोला। अंदर यांगना नहीं थी। सिर्फ एक खुली खिड़की थी, जिसका पर्दा हवा में लहरा रहा था। नीचे देखने पर यांगना एक अजीब मुद्रा में खून से लथपथ पड़ी थी। लेकिन सैटो को समझ नहीं आया कि जब वह नीचे गया तो वहां न तो यांगना थी और न ही कोई खून। सिर्फ वह लहराता पर्दा ही घटना का गवाह था। सैटो ने तुरंत प्रधानाचार्य को बुलाया। जब दोनों ने घबराकर यांगना का दरवाजा खटखटाया तो आश्चर्यजनक रूप से मृत यांगना ने दरवाजा खोला और धीरे धीरे पीछे हट गई। लेकिन इस घटना के बाद, हालांकि यांगना हमेशा की तरह उसका अभिवादन करती थी, सैटो कभी भी विश्वासघाती चीजों से अलग नहीं हो पाया।
न केवल उसने कक्षा में हर समय यांग ना का निरीक्षण किया, बल्कि अवचेतन रूप से भी इससे बचा जब उनकी आंखें मिली और यह दृश्य यूयू क्वान ने देखा। सैटो को समझ नहीं आया कि जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से मर रहा था वह अभी भी उसके सामने इतना सामान्य क्यों था। इसलिए उसने शाम को फिर से दुखी गांव का वीडियो देखा, लेकिन वीडियो में वही रनिक पेपर देखने के अलावा जो उसने वसंत की सैर के दौरान देखा था और कोई सुराग नहीं मिला। फिर अतिथि कक्ष में सैटो चुपचाप यांग ना के पीछे गया। उसे बाथरूम से बाहर आते देख तुरंत अंदर गया। दरवाजा खोलने पर कुछ बाल देखे। उसने अभी अभी देखना शुरू किया था। अगले पल यांग ना की आवाज पीछे से आई। उसकी ठंडी आंखें सैटो से पूछ रही थीं कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है, और बोलते हुए धीरे धीरे सैटो के पास आ रही थी। इस डरावनी अभिव्यक्ति ने सैटो को चीख कर भागने पर मजबूर किया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली वह बेहोश हो गई। जब वह जागी तो उसने देखा कि यांग ना मुख्य शिक्षक से उसके बारे में बात कर रही थी। बाद में यांग ना की चिंता को सैटो ने स्वीकार किया, लेकिन दरवाजे पर छिपी मुख्य अध्यापिका की अभिव्यक्ति बहुत अजीब थी। वह कैसी थी हम अभी नहीं जानते। अगले दिन स्नान करके सैटो पहले चली गई, इसीलिए उसने यांग ना के गिरे हुए बाल नहीं देखे। कमरे में पंखा बिना हवा के घूम रहा था। यांग ना ने धीरे से अपने पैर के नाखून काटे और उन्हें शांति से मेज पर रख दिया। फिर अचानक वह पागलों की तरह अपनी गर्दन हिलाने लगी। काली शिरोबिंदु की आवाज के साथ उसकी आंखें पहले की तरह अजीब तरह से बदल गईं। कुछ देर बाद यांग ना को अजीब तरह से चलते देखा गया। टिमटिमाती रोशनी में गाते हुए धीरे धीरे सैटो के कमरे की ओर जाते हुए बगल के गलियारे में अचानक हाथ के आकार की पत्थर की मूर्तियां दिखाई दी। उसी समय कमरे में सैटो वसंत की सैर की तस्वीरें देख रही थीं। कभी उम्मीद नहीं थी कि यांग नाई और पवन चक्की की तस्वीर में पवन चक्की अजीब तरह से घूमने लगी, और अगले पल दरवाजे पर दस्तक सुनी। सैटो धीरे से उठा और दरवाजा खोला, और वहां एक आकर्षक डबल पोनीटेल थी। बैठने के बाद यू ने फोन दिया। सैटो ने देखा कि यांग नाई का चेहरा विकृत था। कक्षा से चीखें आ रही थीं। यू और सैटो पुस्तकालय में जानकारी खोज रहे थे। एक किताब के अनुसार यिन यांग सिद्धांत में दाएं जीवन और बाएं मृत्यु है, जो यांग नाई की तस्वीर से मेल खाता है। जीवन और मृत्यु दोनों वाले व्यक्ति को जानबाई कहा जाता है, जिसे सुनकर सैटो चौंक गया। लगता है पिछली यात्रा में उन्होंने जानबाई की मुहर तोड़ दी। सच्चाई सामने आ रही है और नए छात्र जानबाई का शिकार हो रहे हैं, पर कौन है यह अभी अज्ञात है। इस व्यक्ति के पतन के साथ नई आवाजें और गाने फिर से सैटो तक पहुंचे। मिंग पाओ कनाडा। सैटो ने फोटो देखी। उसमें दोस्त यांग नाई का चेहरा विकृत था। अगले दिन खाना पकाने की कक्षा में उसने यांग नाई को नजरअंदाज किया। यांग नाई प्याज काट रही थी। कटे हुए टुकड़ों पर खून के धब्बे थे, पर वह अनजान थी। यह देखकर सैटो डर गया और भाग गया। नेली के सवालों पर उसने बताया कि यांग नाई अब आधी मृत जानबाई है, लेकिन यह दृश्य चौंकाने वाला था, क्योंकि सैटो की आंखें कह रही थीं कि हमने जानबाई की मुहर तोड़ दी है। नेली इससे दुखी थी, लेकिन तभी डबल पोनीटेल यू आई और सैटो का समर्थन किया, पूरा विश्वास दिखाते हुए। अचानक सैटो को यांगना का संदेश मिला। उसे कमरे में बुलाया गया। दरवाजा खटखटाया, कोई नहीं खोला। अंदर जाकर कोई नहीं मिला। मेज पर गर्म चाय थी। कंप्यूटर पर लिखावट अजीब लग रही थी। अचानक सैटो ने घूमने की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो पवन चक्की दिखाई दी। सैटो ने प्रधानाचार्य से यांगना के बारे में पूछा। वह शांति से बोली कि वह घर गई है, पर सैटो जानता था कि यांगना ऐसे नहीं जाती। प्रधानाचार्य ने कान में कहा, शाम को मिलकर बात करें। फिर गहरी नजर से सैटो को देखा। कुछ देर बाद सैटो को याद आया कि उगेत्सु ने एक और अजीब तस्वीर ली थी। उसमें पीछे की लड़की भी अधूरी थी। उगेत्सु के अनुसार वह भी उस गांव से थी। तभी बड़ी बहन युइची ने डरी हुई रेन को रोका। उसे अपने समूह में शामिल करने के बहाने सैटो ने कमरे में रेन की आवाज और अजीब आवाज सुनी। रेन सफाई कर रही थी। बिस्तर पर बाल देखकर समझ गया कि युइची वही है। सैटो ने युइची पर नजर रखी। उसे कुर्सी के पास खड़ा देखा। युइची के जाने पर वहां गया। जमीन पर नाखून के टुकड़े देखे। सैटो ने युइची का पीछा किया। फोटो लेने की कोशिश की, पर उगेत्सु का फोन आ गया। उगेत्सु युइची के बारे में बताना चाहता था, पर सैटो ने जल्दी में फोन काट दिया। युइची रेन को धमका रहा था। उसे अपने समूह में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। अगले पल जब उसे अजीब आवाज याद आई, सैटो दौड़कर चिल्लाया कि चील उन्हीं को छोड़ दे। इस समय वह असली उन्हीं नहीं,
बल्कि एक अवशेष सुंदरी थी। लेकिन उन्हीं और उसके साथी अवशेष सुनकर हंस पड़े। मौका देखकर सैटो तुरंत चील के सामने खजाने की ओर भागा। जब दोनों पक्ष तनाव में थे, मिल्क और यूयू भी आ गए। यूयू ने तुरंत उन्हीं की तस्वीर लेकर सैटो को दिखाई। तस्वीर में उन्हीं का चेहरा बिल्कुल विकृत नहीं था, यानी दूसरी अवशेष सुंदरी कोई और थी। हंगामे के बावजूद सुरक्षित चील ने कृतज्ञतावश सैटो को चाय पर बुलाया, पर सैटो ने देखा कि चील अजीब थी। केतली का पानी उसके कंधे पर गिरा था, पर वह बेफिक्र गा रही थी। दूसरी ओर यूयू मिल्क को विकृत तस्वीर दिखा रहा था, जो दूसरी सुंदरी की सीधी तस्वीर नहीं थी। पर मिल्क ने उस व्यक्ति के हाथ में फोन देखा जो वास्तव में चाय पीती चील थी, इसलिए उसका डरावना दृश्य आए दो लोगों ने भी समझा। जब तीनों हैरान और असमंजस में थे, चील ने अचानक केतली फेंक दी। अगले पल उसने चेहरा छिपाकर अजीब आवाजें निकाली और उसके बहुत सारे बाल भी झड़ गए। तब सैटो समझा कि उन्हीं के कमरे में मिले बाल चील के थे, पर सामने वाली चील बदल चुकी थी। लड़की ने चाय बनाते वक्त गर्म पानी पैरों पर गिरा लिया, पर उसे पता भी नहीं चला। जब तक दोस्त चिल्लाए और दो और आए, तब उसने दर्द से चेहरा छिपाया। फिर कुछ बाल गिरे। तीनों के डरे देखते रहने पर लड़की ने अचानक मुड़कर भयानक चेहरा दिखाया और बुरी मुस्कान के साथ सैटो पर झपटी। पीछे खंभा गिराकर मदद करने आई मिल्क ने चील को रोकने की कोशिश की, पर वह दुखी सुंदरी अब बेहद ताकतवर थी और सीधे घंटी बजी। स्प्रिट ईगल रुक गया और सुस्त लगा। तीनों जल्दी से बाहर भागे, पर हेड टीचर से मिल गए। सैटो ने ईगल की बात बताई, पर हेड टीचर हैरान थे। कमरे में ईगल नहीं था। सैटो ने खिड़की खोली, पर बाहर भी कुछ नहीं था। यह देख उसे पुरानी याद आई, पर अब वह और भी ज्यादा परेशान थी कि ईगल क्यों बदल गया। पहले दुखी गांव में कोई नहीं था, अब एक एक करके सब आ रहे हैं। सैटो सबको बताना चाहता था, पर कोई विश्वास नहीं करता। सब कक्षा से चले गए। उन्हीं को लगा पीछे ईगल है, पर मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। आखिर में उसने किसी को देखा और मजाक न करने को कहा। अगले पल उसे मारा गया। छात्रावास में दरवाजे पर कोई था। खोला तो वही था जो पहले था। कुछ कहना चाहता था। यूं तस्वीरें देख रही थी। अचानक एक में पवन चक्की घूमने लगी। अजीब आवाज आई। यूं ने मुड़कर देखा। लगा सपना था, पर बांह पर खरोंच थी। इस संगीत को सपने से नहीं समझाया जा सकता। लाइब्रेरी में 3 लोग चर्चा कर रहे थे। एक ने लिन यिन को बताया कि वह क्यों बदल गई, क्योंकि उसने देखा था यांग नाई का हमला। वह डर से चिल्लाई कि उस गांव में नहीं जाना चाहिए था। ऐसा असामान्य व्यवहार बाहों पर चोट के कारण था, और डर था कि अगर छोड़ दिया जाए तो स्कूल एक और अवशेष गांव बन सकता था। पर पुलिस को बताना बेकार था। फिर उसने तस्वीरों वाला कागज दिखाया। कहा कि सब सुराग पवन चक्कियों से जुड़े थे और तस्वीर पर दिशाएं लाइनों से जोड़ी गईं, जो एक बड़ा पंचतारा बनाता था, जो पहले बुराई को सील करने का चिन्ह था। याद आया कि यांग नाई ने पवन चक्की छिपाई थी। शायद तभी उसने सील तोड़ी थी। तीनों पवन चक्की नष्ट करने पर सहमत हुए, पर क्या इतना आसान होगा। जाते ही पीछे से चीख सुनी। कूड़ेदान में बाल और नाखून मिले। यांग नाई और लिन यिन गायब थे। ये तीसरे व्यक्ति के लगते थे। गलियारे में शेर ने गाना सुना। फिर बत्तियां झिलमिलाने लगी। मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर अगले पल यूं ही दिखी। उसका चेहरा बदल चुका था। दोनों को पता चला कि एक और अवशेष है। अब समझे कि पवन चक्की नष्ट करना काफी नहीं। तब गैंगबेन से पूछने का सुझाव दिया। शायद वह कुछ जानता हो, पर फोन नहीं उठाया। फिर शेर से पूछने गए, पर उसने चुपचाप कहा कि मदद नहीं कर सकता। तभी एक मक्खी शेर के चेहरे पर बैठी, पर वो उसकी आंखों में नहीं थी। अजीब था कि शेर ने पलक भी नहीं झपकाई। तब यूई ने उन्हें एक तरफ देखने को कहा। शीशे में शेर का विकृत चेहरा दिखा। पूछने पर सिर्फ भयानक हंसी मिली। चर्च में यूई ने डर से कहा, वह स्कूल छोड़ेगा। तभी फोन आया। वो पहले का गैंग था। सैटो स्कूल में कुछ होने की पुष्टि के बाद उन्होंने कहा कि गांव में भी कुछ अजीब हुआ था। गांव के सभी लोग गायब हो गए थे। यह कहकर उन्होंने जल्दी से फोन रख दिया।
जब तीनों अभी भी सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, अगले ही पल पवन चक्की के घूमने की आवाज आई। जब सभी ने बगल में देखा तो उन्होंने तुरंत देखा। पता नहीं कब व्याख्यान में पवन चक्की दिखाई दी।